ये मेरी ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। आधी रात को रेलवे स्टेशन के बाहर जलील को दो खूबसूरत बुर्कापोश लड़कियां नजर आईं, जिनको कुछ आवारा लड़के तंग कर रहे थे। लड़कियों ने रोते हुए बताया कि वो दूसरे शहर से ट्रेन पर अपने भाई को तलाश करने यहाँ आई हैं। जलील उन्हें घर ले आया और कई रोज तक इनके भाई को तलाश करता रहा। एक रोज उसे एक खत मिला जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए और उसने फौरन, ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खतून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं इन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मेरे अबू बुनियादी तौर पर गांव के थे, मगर कराची में मुलाजमत करते थे। मेरी वालदा भी कराची से थी। यूं उन्होंने शादी से पहले हमारे अब्बू से शर्त रखी थी कि वो लोग हमेशा शहर ही में रहेंगे, वो उनके साथ इनके गांव नहीं रहेंगी, जिसे अब्बू ने मान लिया। इस बात का अब्बू के घर वालों को बहुत कलक था। मेरे ताया और दादी वगैरह मेरे अब्बू को जन मरीद पुकारते थे। वो दिन बहुत अच्छे थे जब मैं 5वीं क्लास में थी और हम कराची में खुश खरम जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे वालिद की यहाँ बहुत अच्छी मुलाजमत थी, तनख्वाह भी अच्छी थी। वो अपने ख़ानदान के वाहिद पढ़े लिखे थे, जबकि उनके ख़ानदान के बाकी लोग दुक्यानोसी ख्यालात के थे। जब कभी हम दादी से मिलने गांव जाते तो खुद भी हैरान होते कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मेरी दादी या ताया वगैरह में से कोई मेरी वालदा के सर पर हाथ तक न रखता। जितनी देर हम वहाँ रहते, सभी लोग मेरी वालदा को कोई न कोई जली कटी बात सुनाने में मगन रहते। हमारे अब्बू की हमारे सामने बेइज्जती कर देते कि ये मर्द नहीं है, पढ़ाई लिखाई ने तो इसे औरत का गुलाम बनना सिखाया है। ऐसे माहौल में हमारा दम घुटने लगता। दादा की विरासत से मेरे अब्बू की भी कुछ शराजी थी, मगर इसे मेरे ताया ने अपनी तहवील में लिया हुआ था। वही इस पर काश्त करते और पैदावार की आमदनी भी खुद संभालते थे। मेरे वालिद ने कभी इनसे इस माली आमदनी में हिस्सादारी का तकाजा न किया। हमें तो यूं महसूस होता था कि जैसे हमारे अब्बू ने शहर में शादी तो कर ली थी, मगर अब वो माँ और बहन भाइयों से दबके रहते थे। मैं घर में सबसे बड़ी थी और बाकी 4 बहन भाई मुझसे छोटे थे। एक बार अब्बू हमारी दादी से मिलने गाँव गए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। जब वो वापस आए तो रट लगा दी कि अब हम कराची को छोड़कर अपने अबाई गांव जाकर रहेंगे। हम यहाँ पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे और गांव जाकर रहने का कोई जवाज न था। हम यहाँ अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि वहाँ तो कोई ढंग का स्कूल भी न था। मेरी अम्मी वहाँ जाने पर राजी न थी। वो ससुरालियों से अपने सास लोग को भी जानती थी। दूसरा ये कि यहाँ अब्बू की नौकरी अच्छी थी, घर भी कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। वो शोहर को समझाती रही, मगर अब्बू ना माने, जैसे किसी ने इन पर सहर फूंक दिया हो कि बस अब शहर को छोड़कर गांव जाना है और वहां रिहाइश इख्तियार करनी है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि तुम्हें यहाँ भी रोजगार की फिक्र की जरूरत नहीं, तुम यहाँ अगर रहो और अपनी अराजी की पैदावार से माली फायदा हासिल करो। उन्होंने आए रोज जबरदस्ती घर का सामान भी उठा उठा कर फरोख्त कर दिया। बहरहाल उन्होंने अपनी सी कर ली और नौकरी से इस्तीफा देकर हमें अपने साथ गांव ले आए। अम्मी मना करती रह गई कि तुमने शादी से पहले ये शर्त मंजूर की थी, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब ना करो। वहाँ कोई अच्छा स्कूल तक नहीं, इनको यहाँ पढ़ने दो। मगर इन पर वालदा की किसी बात का असर ना हुआ। मजबूरन अम्मी को भी इनके साथ गांव जाना पड़ा। मेरी दादी और ताया लोग कच्चे घर में रहते थे, जिसमें गुसल खाना भी ढंग का न था। बावर्ची खाने का तो यहाँ तस्वर ही न था। बरामदेही में एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बनाया गया था, जहाँ खवातीन खाना बनाती थी। अब मेरी अम्मी को भी वो काम करने पर मजबूर किया जाने लगा जो ताई लोग करती थी। जब मेरी अम्मी ने इस तरह के रहन सहन पर एतराज किया तो अब्बू ने उन्हें पक्का मकान बनवा दिया और हम इसमें रिहाइश पजीर हो गए। मगर अब जरिया माश की फिक्र ने सताया। जो जमा पूंजी साथ लाए थे वो खर्च हो गई। अब्बू ने अपनी जमीन ताया से ले ली और खुद काश्त करने की सही की, लेकिन इनको तो फसल उगाने का कोई तजर्बा ना था। यूं हम बहुत जल्द माली परेशानी के चुंगल में फंस कर रह गए। जिन रिश्तेदारों ने शहर छोड़ने पर उकसाया था, उन्होंने बुरे दिनों में आंखें फेर ली। ताया फुप्पियाँ अब कभी आकर पूछती भी ना थी कि तुम लोगों की जिंदगी कैसी जा रही, घर में खाने को कुछ है भी कि नहीं। ताहम दादी जरूर हमारा अहवाल लेती। रफ्ता रफ्ता हालात कंट्रोल से बाहर होते गए। अब मेरे वालिद को भी अपनों की चाहत का अंदाजा हो गया। एक दो बार ताया से कुछ रकम मांगने गए तो वो कहने लगे, अभी तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे कुछ दिनों में एक दो बंदों से पैदावार के पैसे मिलने हैं, फिर तुम्हें दे दूंगा। मगर फिर वो दिन कभी ना आता। दादी से जितना हो पाता वो हमारी मदद करती। मेरे वालिद अब जहनी सदमे से दो चार हुए तो चिड़चिड़े और बीमार रहने लगे।
पछताने लगे कि क्यों रिश्तेदारों की बातों पर कान धरे। अच्छे भले शहर में रह रहे थे, किसी चीज की कमी न थी, लेकिन अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हमारी बीमारी के बाहिस इस काबिल भी ना थे कि शहर में मुलाजमत कर सके। अब वो पहले वाली नौकरी कहाँ से मिलती कि जो उन्हें एक वाकिफकार ने दिलवाई थी। अब जैसी उनकी हालत थी, मामूली मुलाजमत करना भी मुश्किल था। यूं वो 2 बरस तक परेशानियों का मुकाबला कर सके और फिर इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक न रहा। हमारे हालात संभलने के बजाय मजीद ख़राब हो गए और हम पर पहले से ज़्यादा बुरा वक्त आ गया। अम्मी ने अब्बू का इलाज कराने की कोशिश की, मगर गांव में ज़हनी इमराज के डॉक्टर न थे और बार बार किसी बड़े शहर ले जाना भी मुमकिन न रहा। दादी खुद चरपाई पर थीं और ताया को हमारी कोई फिक्र न थी। एक रिश्तेदार ने तरस खाया और वो मेरे वालिद को लाहौर ले गए, जहाँ जहनी इमराज के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वहाँ इनको बिजली के शौक भी लगे, लेकिन हालत ना सुधरी, बल्कि वक्फे वक्फे से दौड़े पड़ने लगे। अब वो जरा जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाते। गुस्से में जो सामने पड़ी होती मार देते, अशिया तोड़ते और चीखते चिल्लाते कि पड़ोसी आ जाते। अम्मी इन हालात से अफसुर्दा और जर्दा रहने लगी। वो शहर की रहने वाली थी, यहाँ इनका कोई नहीं था जो तसल्ली के 2 बोल कहता। जब तक दादी थी वो किसी तौर हमारे अखराजात और खाने पीने का बंदोबस्त कर देती थी, मगर इन्हीं दिनों जब मैं 7वीं क्लास में थी, इनका भी इंतकाल हो गया। हम लोगों का ये सहारा भी जाता रहा। उधर अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले वो सिर्फ चीखते चिल्लाते और चीजें तोड़ते थे, अब जब दौरा पड़ता तो जो आगे आता इसे मारने को दौड़ते। उन्होंने अम्मी के साथ साथ हम बच्चों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। एक रोज उन्हें किसी बात पर इस कदर गुस्सा आया कि बेलचा उठाकर अम्मी को दे मारा और अम्मी की एक टांग जख्मी हो गई। इस वाक़े ने हमें बेहद खौफजदा कर दिया। वालदा मेरे ताया के घर गई और उनसे कहा कि आपके भाई की ऐसी हालत है, खुदारा मेरे बच्चों को अपने पास रख ले कि आपके भाई का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर दौरा पड़ जाए और वो बच्चों में से किसी को मार दें। ये सुनकर ताया उल्टा गुस्से में आपे से बाहर होने लगे। उन्होंने मेरी अम्मी से कहा, तुम कैसी बीवी हो, अपने शोहर को टेंशन दे देकर पागल कर दिया है। अच्छा भला हमारा भाई था, तुम नागिन ने इसे डस लिया है। चली जाओ यहाँ से। यहाँ तक कि वो मेरी अम्मी पर हाथ तक उठाने पर आ गए। मेरी अम्मी बेचारी दौड़कर वापस आ गई कि ये दोनों ही भाई इंतहा पर हैं। एक घर में पागल है तो दूसरा इंतहाई जाहल और खपती है। हम तो बच्चे थे जब अब्बू को ऐसा दौरा पड़ता और वो गुस्से से चीखते चिल्लाते तो हम डर कर रोते चिल्लाते घर से बाहर निकल जाते। उनके हाथ में खींची हता कि कोई भारी चीज ही क्यों ना हो, बिना सोचे उठाकर सामने वाले को मार देते थे। यूं इसी खौफ के सबब मेरे छोटे बहन भाई कई पहर गलियों में घूम फिर कर बसर करते और मैं आस पड़ोस में अपनी सहेलियों के यहाँ चली जाती। इन दिनों का खौफ मैं बयान नहीं कर सकती, मगर अफसोस कि हमारे अपने हमें घर बना ना दे सके, बल्कि हमारा तमाशा देखते रहे। एक रोज अचानक अब्बू को दौरा पड़ गया। उन्होंने भागकर किचन से छुरी उठा ली। हम ये देखते ही शोर मचाते चीखते घर से बाहर निकल गए। वो हमारे पीछे हमें मारने को दौड़े तो अम्मी ने किसी तरह खुद को और हमें बचाया। हम तो घर से बाहर निकल गए और अम्मी ने जल्दी से मकान के बैरूनी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी ताकि अब्बू बाहर ना आ सके। सोचिए, इन हालात में हमारा बाप के साथ रहना खतरे से खाली न था। यूं हमारी अम्मी अब्बू को छोड़कर हमें लेकर मामू के घर चली आईं। उन्होंने मामू से हालात बयान किए और कहा कि मेरे बच्चों को अपने पास रख ले, वरना ये पागल बाप के हाथों किसी दिन जान से जाएंगे। मामू तो हमें अपने घर पर रखने पर राजी हो गए, लेकिन ममानी ने शोर मचा दिया कि हम बीना को तो रख सकते हैं, इसके 5 बच्चों को नहीं रख सकते। हमारा तो आगे ही गुजारा मुश्किल से होता है। बीना बच्चों को इनके ददियाल दे आए और खुद हमारे पास रह ले। आखिर ये इन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। मेरी अम्मी कहने लगी, इन्हीं बच्चों की खातिर तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं तो वहाँ भी रह लूंगी, मगर नहीं चाहती कि इनका पागल बाप इनको कोई नुकसान पहुंचाए। अब के ममानी ने सवाल किया, क्या इनका खर्चा तुम खुद उठाओगी? वालदा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, जानती हूँ भाभी कि नहीं उठा सकती। अब के मामू भी कहने लगे कि अगर तुम्हें इन लोगों को सबक सिखाना है तो बच्चे इनके पास छोड़ दो। खुद ही जब संभालने पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर तुम बच्चों को यहाँ अपने साथ रखोगी तो इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है। तुम जितना मर्जी ऐसा चाहो, चाहे सारी जिंदगी हमारे साथ रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। किस्सा मुख्तसर, गर्ज भाई की बातों से मेरी अम्मी को अंदाजा हो गया कि वो उन्हें तो रखने को तैयार हैं, मगर मेरे बच्चों को किसी तौर नहीं। ममानी ने यहाँ तक कह दिया कि तुम यहीं रहो और कल सुबह बच्चों को वापस गांव पहुंचा देना।
ہم تمہارے بچوں کی ہی اس فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ماموں یہ سن کر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے بیوی کو کچھ نہ کہا کہ میری بہن کو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ آس لے کر آئی ہے، آخر اس بے سر و سامانی میں کہاں جائے گی؟ رات ہم نے ماموں کے گھر کاٹی اور صبح امی ہمیں مجبوراً ساتھ لے کر ماموں کے گھر سے نکلی۔ اب وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہاں جائیں۔ کافی دیر تک ہم وہیں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ 3 گھنٹے ہو گئے۔ وہاں سامنے ہی محلے کی ایک شخص کی دکان تھی جو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام حفیظ تھا۔ اس نے آ کر میری امی سے پوچھا، بہن، آپ کو صبح سے یہاں دیکھ رہا ہوں، آپ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ کیا بس نہیں آ رہی؟ آپ کو کون سی بس پر جانا ہے؟ امی کیا جواب دیتی؟ آنسو بھل بھل کر ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ حفیظ نے سمجھ لیا کہ یہ عورت کسی مصیبت کا شکار ہے۔ وہ کہنے لگا، روئیے نہیں، آپ بہتر سمجھے تو مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ میری امی حفیظ کی والدہ کو اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ ایک ہی محلہ تھا۔ حفیظ کو بھی تھوڑا بہت جانتی تھی، یوں اسے ساری بات بتا دی کہ میں اس پریشانی کا شکار ہوں۔ وہ میری والدہ سے کہنے لگا، آئیے میرے ساتھ، میری والدہ گھر ہی ہیں، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ حفیظ کی والدہ نے بھی میری امی کی پریشانی سنی اور تسلی دی۔ پھر وہ شفیق اور مہربان عورت کے کہنے لگی، بینا، تم میری بیٹیوں کی طرح ہو اور میں تمہاری باوج کو بھی خوب جانتی ہوں۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اب تم یہیں رہو۔ یوں ہم کچھ ماہ ان کے گھر رہے۔ حفیظ کی امی نے ہم سے بہت اچھا رویہ رکھا اور بیٹے سے بھی کہا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حفیظ نے بھی ہمارے اخراجات اٹھائے، مگر چونکہ ایک ہی محلے کی بات تھی، یوں لوگ میرے ماموں سے جا کر باتیں لگانے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بہن اور بھانجے بھانجیاں کسی غیر کے گھر پڑے ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ آخر آپ لوگ کیوں ان کو اپنے ہاں نہیں رکھتے کہ وہ وہاں رہنے پر مجبور ہیں؟ اگرچہ ماموں کے لیے تو یہ بہت شرمندگی کی بات تھی، مگر وہ بیوی کی وجہ سے مجبور تھے۔ ایک روز ممانی حفیظ کے گھر آ پہنچی اور اس کے خوب لتے لیے کہ تم نے کس طمع پر ان لوگوں کو گھر رکھا ہے؟ یوں ہی تو کوئی کسی کے اخراجات نہیں اٹھاتا، ضرور اس نے تمہیں رشتے کا لالچ دیا ہوگا۔ ممانی نے ادھر ادھر بھی یہی بات پھیلانی شروع کر دی۔ جب ایسی باتیں ممانی کے ذریعے چاروں طرف عام ہو گئی تو حفیظ صاحب بھی جیسے کچھ سوچنے لگے۔ بالآخر وہ ایک روز انہوں نے امی سے بیان کر کے کہا، بہن، اگر آپ یوں ہی کچھ عرصہ اور میرے گھر کے عام پذیر رہیں تو محلے والے اور خود آپ کے بھائی باوج میرا جینا دوبھر کر دیں گے۔ بہتر ہے کہ اس انسانیت کے رشتے کو رشتہ داری میں بدل لیں، اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے یہاں قیام کا حق بھی واضح ہو جائے گا۔ میں یوں ہی آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھاتا رہوں گا، آپ کو پریشانی نہیں دوں گا۔ بتاتی چلوں کہ حفیظ کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، بہنیں بیائی گئی تھی اور بھائی بھی الگ گھر میں رہتا تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ صرف ایک بوڑھی ماں تھی، جبکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ یہ رشتہ برا نہ تھا۔ اگر حفیظ مجھ سے چند برس بڑے ہوتے، لیکن میں 17 برس کی تھی اور وہ 40 برس کا تھا۔ یہ رشتہ عمروں کے لحاظ سے بے جوڑ تھا۔ تبھی میری امی نے جواب دیا، حفیظ، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں اور سمجھتی ہوں، کاش بیٹا کہہ سکتی تو یہ رشتہ برا نہ تھا۔ سچ کہوں تو میں آپ کی مہربانی اور احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر بے جوڑ شادی اکثر کامیاب نہیں رہتی۔ تاہم حفیظ کو شاید میں پسند آ چکی تھی۔ وہ میری امی سے بضد ہو گئے کہ میں بعد میں سب درست ہو جائے گا، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کو میرا رشتہ میرا سے کرنا ہوگا، ورنہ جیسے محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، آپ لوگ مزید میرے گھر نہیں رہ سکتی۔ ہمیں بھی ایسے برے وقت میں صرف ایک حفیظ کا ہی سہارا ملا تھا، اگر وہ بھی کھو جاتا تو امی کہاں جاتی؟ جو انہوں نے کافی سوچ بچار اور مجبور ہو کر رشتے کی حامی بھر لی۔ جب میں نے سنا تو رونے لگی۔ تب امی نے مجھے بھی سمجھایا کہ اگر تم یہ شادی نہیں کرو گی تو ہمیں واپس گاؤں جانا پڑے گا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر تمہارے ماموں ہی کے دل میں کوئی احساس ہوتا تو اب تک آ کر ہمیں یہاں سے لے جاتے۔ میری گڑیا، اگر تم نے یہ قربانی نہ دی تو تمہارے بہن بھائی دربدر ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی کی طرح گاؤں میں گلیوں میں پھریں گے۔ اگر گاؤں نہیں جائیں گے تو ایسے میں تمہاری چھوٹی بہنوں کو چھت کہاں سے میسر آئے گی؟ اگر باپ کے گھر جائیں گی تو وہ کسی دن دورے کی حالت میں تم لوگوں کو مار ڈالے گا۔ غرض ماں کی مجبوری جب آنسوؤں کی صورت میں ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو میں نے قربانی دینے کی ٹھان لی۔ اگرچہ بچی تھی مگر وقت نے سیانہ بنا دیا تھا۔ جی تو چاہتا تھا کہ حفیظ کی دلہن بننے سے پہلے دریا میں چھلانگ لگا دوں کہ اس بھدے آدمی کو
शौहर के रूप में सोचकर मुझ पर लर्जा तारी हो जाता था। लेकिन क्या करती, दूसरा कोई चारा न था। सच है, भूख में भूखा मुर्दार भी खा जाता है। मैंने भी जहर का प्याला पी लिया और हफीज से निकाह कबूल करके माँ और बहन भाइयों को भूखा मरने से बचा लिया। हफीज मुझे पाकर खुश था। बेशक वो भद्दा सा आदमी था, मगर दिल का खूबसूरत था। इसने ना सिर्फ हमें सहारा दिया, बल्कि मेरे बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाए। सोचा था कि अब लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी। वो अम्मी का दामाद था और इस रिश्ते से वो इनके साथ हमारे घर रह सकती थी, मगर लोगों की जबानें कभी बंद नहीं होती। शुरू शुरू में उन्होंने काफी कीचड़ उछाला, मगर फिर खामोश हो गए। अम्मी इस दौरान 3-4 बार गाँव गई। ताया ने हमारे मकानों को ताला लगा रखा था और अब्बू को वो अपने साथ ले गए थे। इनको वो अपने घर के एक कमरे में मुकफिल कर रखते थे। एक नौकर जो बाड़े की सफाई करता था, वो अब्बू की देखभाल पर मुकर्रर था। वो कमरे की सफाई करता, अब्बू को नहलाता और खाना खिलाता था, और वो लोग उन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। अफसोस, आज भी दिल याद करके दहल जाता है कि यूं एक कमरे की कैद में ही मेरे वालिद का 2 साल बाद इंतकाल हो गया। अब हमारे घर पर मुकम्मल ताया का कब्जा हो गया। जमीन तो पहले ही इनकी कब्जे में थी। मेरी वालदा तो यूं भी गांव में रहना खसारे का सौदा समझती थी। उन्होंने मकान और जमीन को हासिल करने का कोई तरद्दुद न किया। नहीं चाहती थी कि जहां इनकी बर्बादी के दिन शुरू हुए थे वहां जाकर रहे। मेरे बहन भाई यहाँ अच्छे स्कूलों में ज़ेर तलीम थे और वो इन को जेवर तलीम से आरास्ता देखना चाहती थी। मैंने 8वीं तक पढ़ा था जब शादी हो गई। अल्लाह ताला ने शादी के 7 साल बाद हमें औलाद की नेमत से नवाजा। मेरा बेटा 8 साल का था जब मैं बेवा हुई। जब हफीज फोत हुए तो इसके 4 साल बाद मैंने घर फरोख्त कर दिया और हम बदीन इनके भाई के यहाँ आ बसे। मेरे बेटे जलील ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसने बीएससी की तो यूनिवर्सिटी जाने की ख्वाहिश की। यूनिवर्सिटी कराची में थी और हम सिंध के एक छोटे से शहर में रहते थे। अब वहाँ इसके लिए रिहाइश का भी मसला था। तभी उसे फैसल का ख्याल आ गया और उसे इस बारे में खत लिख दिया। जो जवाब उम्मीद अफजा मिला कि तुम यहाँ आ जाओ और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आगे अल्लाह मालिक है। खत मिला तो जलील की बातें खुल गई। मुझसे इसरार करने लगा कि अम्मी जाने की इजाज़त दें, फैसल मुझे अपने यहाँ बुला रहा है। अगर वक्त गुजर गया तो फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा। मैं फैसल को इसके बचपन से जानती थी, क्योंकि कराची में हम उन्हीं के मोहल्ले में रहा करते थे। जलील और फैसल एक साथ कूद कर बड़े हुए थे। बेटे की इसरार और जुस्तजू पर मुझे उसे इजाज़त देना पड़ी। मैंने कहा कि जाओ बेटा, बाकायदगी से मुझसे राब्ता रखना और जिस मकसद के लिए जा रहे हो इससे इधर उधर मत भटकना। उसने एक छोटे से अटैची केस में अपनी असनाद और चंद जोड़े कपड़े रखे और फिर कराची के लिए रवाना हो गया। जाते ही पड़ोस में फ़ोन किया। पड़ोसन मुझे बुलाने आई। मैं फ़ौरन गई, खैरियत पूछी। जलील ने कहा, अम्मी फिक्र मत करें, मैं फैसल के पास आराम से हूँ। आजकल वो अकेला रहता है। इसकी वालदा बेटी के पास लाहौर में होती हैं। वो वक्तन फवक्तन अपनी खैरियत की इत्तला आपको देता रहूँगा। जलील से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे सुकून मिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चे को रहने का अच्छा ठिकाना मिल गया था और पढ़ाई का अरमान भी पूरा हो जाएगा। इधर जलील को कराची गए 1 माह हुआ था कि फिर ये वाकया पेश आ गया। हुआ यूं, एक रोज़ रात के वक्त जलील और फैसल दोनों दोस्त फार्मेसी से कुछ अद्वियात लेने जा रहे थे, मगर क्या देखते हैं कि चंद औबाश किस्म के नौजवान 2 लड़कियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन रखा था। पहले तो ये दोनों दूर से ही इन्हें देख रहे थे, मगर जब इन औबाशों ने काफी देर तक भी किसी तरह इन लड़कियों का पीछा ना छोड़ा तो जलील और फैसल से रहा ना गया। उन्होंने इन लड़कियों के इन औबाश लड़कों से जान छुड़ाने का सोचा। फिर एक टैक्सी वाले को इत्मीनान में लेकर इनकी तरफ चले गए। ये टैक्सी वाला भी ये सब देख रहा था और इनके साथ जाने को तैयार हो गया। टैक्सी वाला खासा दिलेर और सेहतमंद था। तीनों जाते ही उन उबाशों पर बरस पड़े और यूं जाहिर किया जैसे वो उन लड़कियों को लेने आए हैं, कि जो अकेली किसी शहर से सफर करके कराची आई थी और रेल से ड्रग रोड स्टेशन पर उतर गई। लड़कियों को भी इन जैसे गुंडों से निजात का मौका हाथ आ गया। वो जलील लोगों के साथ हो ली और फिर टैक्सी ड्राइवर से ने इनके बैग उठा लिए। जब गुंडों को यकीन हो गया कि लड़कियों के वारिस आ गए हैं तो वो मजीद रुकने के बजाय वहां से चले गए। जलील ने इनसे पूछा कि तुम लोगों ने कहाँ जाना है? हम काफी देर से देख रहे थे कि वो बदमाश आपको परेशान कर रहे थे। दोनों लड़कियां कम उम्र और मासूम थीं।
लगता था कि जैसे पहली बार घर से निकली हैं। इनमें से एक कहने लगी, हम दोनों बहनें हैं। हमारे वालिद वफात पा चुके हैं और हम अपनी वालदा के साथ रहती हैं। हमारा एक ही भाई है जो हमारी खातिर कराची में कमाने के लिए आया हुआ है। हमारी अम्मी बहुत बीमार थी। घर में कोई मर्द नहीं, इसलिए हमारे मामू मामानी इन्हें अपने साथ ले गए। हम घर में तन्हा रह गए तो एक रोज़ हमारे भाई का ख़त आया कि तुम दोनों कराची मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आकर स्टेशन से ले लूँगा। हमने एक मुसाफिर से पूछा कि क्या कराची आ गया है। उसने कहा कि हाँ आ गया है। तभी हम यहाँ पर उतर गए, मगर शायद हमें आगे उतरना था। हमने यहाँ हर तरफ देखा मगर भाई नजर ना आया तो परेशान हो गई। ट्रेन भी आगे चली गई थी। तभी ये आवारा लड़के हमारे पीछे पड़ गए। वो हमें परेशान कर रहे थे कि जब आप लोग आ गए। फैसल कहने लगा, अगर आपके पास अपने भाई का एड्रेस है या कोई फ़ोन नंबर है तो दे दें, हम इनके साथ रब्ता कर लेते हैं। उन लड़कियों ने एक कागज़ दिया जिस पर एड्रेस दर्ज था और साथ फ़ोन नंबर भी। इन दोनों सेल फोन का रवाज आम न था, लिहाजा जलील ने इनसे कहा कि हम जाकर स्टेशन से बाहर किसी दुकान से फ़ोन करते हैं। अगर आप मंजूर करें तो टैक्सी वाला साथ है, इसकी टैक्सी में बैठ जाएं। हम पहले उन्हें फ़ोन कर लेते हैं, फिर आपके भाई के पास भी पहुंचा देंगे। लड़कियां भी शायद यही चाह रही थी। वो चुपचाप टैक्सी में पिछली सीट पर विराजमान हो गई। जलील और फैसल ने एक पीसीओ से फ़ोन किया मगर नंबर बंद मिला। इस वक्त रात हो रही थी। जलील लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियां फिर से किसी और की उबाशी का शिकार हों। लिहाजा उन्होंने लड़कियों से कहा कि अगर आप लोग चाहें तो इस टैक्सी वाले के हमरा हम अपने भाई के पास चली जाएं। मगर वो घबरा कर कहने लगी, नहीं, दरअसल हम इस शहर में अनजान हैं। हमें रात की इस पैर अकेले टैक्सी वाले के हमरा नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आगे भी हम पता न ढूंढ सके तो फिर कहाँ जाएंगे। वो जलील लोगों की मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए आप हमें अपने घर ले जाएं ले। सुबह होते ही हम पहले अपने भाई से रब्ता करेंगे, फिर वो आकर खुद हमें ले जाएंगे। इनको परेशान और खौफजदा देखकर फैसल कहने लगा, जलील इनकी बात भी ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि मेरी अम्मी तो घर नहीं है, वो लाहौर गई हुई हैं और हम घर में अकेले हैं। जलील कहने लगा, लेकिन अगर ये अपने भाई का घर ना ढूंढ सकें तो क्या होगा। कराची जैसा शहर और ये नासमझ सी अनजान लड़कियां, इनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, बिला आखिर इन मासूमों पर तरस आ गया और उन्हें अपने घर ले आए। वो कब से भूखी थी। उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया और फैसल ने अपनी अम्मी वाला कमरा इनके लिए खोल दिया। उनसे कहा कि बेफिक्र होकर सो जाएं और अंदर से कुंडी लगा लें। सुबह हम तुम्हारे भाई से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वो कमरे की कुंडी लगाकर बेफिक्र होकर सो गई। सुबह हुई तो फैसल ने बाजार से नाश्ता ला कर दिया और उनके भाई को फ़ोन करने चला गया। जलील भी उस रोज यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, क्योंकि जल्द अज जल्द इनको इनके ठिकाने पहुंचाने की फिक्र थी कि आजकल ज़माना ख़राब है, कहीं इनकी मदद करते करते खुद ही ना फंस जाए। मगर आधे घंटे बाद जलील हाथ में एड्रेस वाला पर्चा लेकर मुंह लटकाए वापस आ गया। उसने बताया कि ये फ़ोन नंबर तो शायद गलत है या कट गया है। फ़ोन से कोई जवाब नहीं आ रहा। और रही बात एड्रेस की, तो मामला ये है कि पहले हम खुद जाकर इनके भाई से मिल लें और फिर उन्हें भी अपने साथ ले आए, क्योंकि यूं लड़कियों को साथ लेकर फिरना भी अबस था। क्योंकि क्या खबर इनका भाई इस एड्रेस पर मिले भी कि ना। यूं फैसला ये हुआ कि लड़कियों को घर छोड़कर जाते हैं, वहां जाकर पहले इस एड्रेस को तलाश करते हैं। दोनों ने इन लड़कियों को, जिन्होंने अपने नाम कोमल और मोमल बताए थे, समझा दिया कि तुम लोग अंदर ही रहोगी। खाना रखा हुआ है, गरम करके खा लेना। हम तुम्हारे भाई का पता करके आते हैं। हम बाहर से ताला लगा कर जाएंगे ताकि किसी को कुछ शक ना हो पाए। अगर कोई दस्तक या आवाज़ लगाए भी तो कोई भी जवाब मत देना। यूं घर के बाहर ताला डालकर वो दोनों एड्रेस का खोज लगाने निकल खड़े हुए। फैसल के पास मोटर बाइक थी। तमाम दिन वो पर्चे पर लिखे गए पते पर कोमल और मोमल के भाई का घर ढूंढते रहे। एक जगह लिखा हुआ एड्रेस देखा, मगर इस घर पर ताला था। वो दोनों परेशान हो गए कि उन्होंने अड़ोस पड़ोस से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये पहले यहाँ किराएदार थे, कुछ दिन हुए वो कहीं चले गए। अब वो लोग इधर से भी मायूस होकर लौटे। उन्होंने आकर लड़कियों से कहा कि अब तुम लोग वापस अपने घर लौट जाओ,
क्योंकि तुम्हारा भाई घर पर मौजूद नहीं है और इसका नंबर भी बंद है। तुम लोग अब यहाँ क्यों कर रह सकती हो। इस पर वो मिन्नत समाजत करने लगी कि आप लोग बस हमें 2-4 दिन यहाँ रहने दें। शायद हमारा भाई किसी दफ्तरी काम के सिलसिले से दौरे पर दूसरे शहर गया हो। हम इसका इंतज़ार करना चाहती हैं। जलील और फैसल ने लाख समझाया, मगर वो घर से निकलने पर किसी तो राजी न हुई। फैसल को अपनी वालदा का डर था कि अगर अचानक आ गई तो इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगी। कहीं इन्हें गलत फहमी ना हो जाए कि हम इनके पीछे घर में क्या करते फिरते हैं। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो काफ़ी सख्त मिजाज थी। यूं एक हफ्ता इन लड़कियों की टाल मटोल में गुजर गया। इन्हें यहाँ आराम था। कोई काम न काज, होटल से खाना आ जाता और वो खाकर कमरे में जाकर लेट जाती और अंदर से कुंडी लगा रहती। उन्हें जलील और इसके दोस्त की परेशानी का कतई एहसास न था और ये दोनों थे कि इस परेशानी की वजह से मरे जाते थे कि कहीं किसी को कोई गलत फहमी ना हो जाए। उसके बाद भी वो लोग इन लड़कियों के भाई को ढूंढने कई बार गए, मगर नाकाम रहे। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह जाने किन हालात से तंग आकर ये दोनों घर से निकली हैं और अब इनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बिलाखिर एक रोज़ फैसल ने इनसे हत में बात की कि अगर आप लोगों को आपका भाई नहीं मिल रहा तो वापस अपने घर जाएं या जहां दिल चाहे चली जाएं, मगर अब यहाँ से हर सूरत जाना होगा। वो दोनों रोकर कहने लगी, हमने आप लोगों से झूठ बोला है। दरअसल हम मुसीबत ज़दा हैं। हमारा बाप सौतेला है जो हमें फरोख्त करने के दर पे था। सो हम हालात से तंग आकर ट्रेन में सवार हो गई। अगर आप लोग हम पर एक रहम करें कि हमें कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दें ताकि हम अपने लिए किराए पर कोई मकान ले सकें, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। अब जलील और फैसल को समझ आया, यानी वो भाई वाली कहानी भी एक फसाना ही थी जो उन्होंने हमदर्दी हासिल करने के लिए घड़ ली थी। फैसल ने अपने एक दोस्त से बात की। उसने उन्हें एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत दिलवा दी। कोमल और मोमल फैसल और जलील की बहुत शुक्रगुजार हुई। उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम काम पर लग गए हैं और जो ही तनख्वाह मिलेगी हम रिहाइश का भी इंतज़ाम कर लेंगे। वो बमुश्किल 4 रोज़ वहाँ काम पर गई, मगर 5वें रोज़ दोबारा फैसल के घर आ गई। कहा कि उन्हें ये मुलाजमत नहीं करनी। उन्हें काम पसंद नहीं आया। यानी जब मुलाजमत पसंद न आई तो फिर अलहदा रिहाइश का मसला किस तरह हल होता। एक बार फिर से मुसीबत इन लोगों के गले पड़ गई। उन्हीं दिनों फैसल के मोहल्ले में एक कमरे का मकान किराए के लिए खाली था, मगर फैसल ने जलील से कहा, यार अगर हम इन्हें ये घर लेकर दें भी तो वो भी अकेली कैसी रहेंगी। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो बुरा हो जाएगा, यानी मोहल्ले वाले तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे। जाहिर है मालिक मकान भी हमारी जमानत पर इन्हें घर देगा, तो क्या वो ये पूछेगा कि ये लड़कियां कौन हैं और तुम्हारी क्या लगती हैं, अकेली क्यों रहती हैं। ऐसे में हम क्या जवाब देंगे। अब धक्के देकर हम इन्हें निकाल नहीं सकते कि वो हैं तो मजलूम ही, कहीं इनकी कोई बददुआ ही ना लग जाए। जब कोई हल समझ में ना आया तो फैसल कहने लगा कि मैं अपनी अम्मी को लाहौर से बुलवा लेता हूँ, बेशक वही इसका हल निकाल सकती हैं। यूं फैसल ने अपनी वालदा को फ़ोन किया कि जल्दी आ जाए, कोई इमरजेंसी हो गई है। वो बेचारी इसी वक्त टिकट करवा कर रवाना हो गई। जब घर पहुंची तो कोमल और मोमल ने मोहब्बत भरे अंदाज से इनका इस्तकबाल किया। फिर वो उनके गले लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वो फैसल की अम्मी से कहने लगी कि अगर आपके इन दोनों शरीफ बेटों ने हमें पनाह ना दी होती तो शायद हम इस अजनबी शहर में भूखे भेड़ियों का नवाला तर बन चुकी होती। उनके बलकने पर फैसल की अम्मी का दिल भी नरम पड़ गया। उन्होंने खुद मोहब्बत से इनका अता पता पूछा। हैरत की बात कि इन लड़कियों ने जलील और फैसल को अपना हकीकी पता न बताया था, मगर फैसल की अम्मी को अपने घर का असल पता बता दिया। फैसल की अम्मी ने लड़कियों को तसल्ली दी कि जब तक तुम लोगों का जी चाहे यहाँ रहो, बेफिक्र रहो। मैं आ गई हूँ। अब कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारा सतीला बाप ही क्यों ना हो। आंटी ने फैसल और जलील दोनों को इन लड़कियों के घर का पता देकर कहा कि तुम इनके बाप को खत लिख दो कि तुम्हारी बेटियां हमारे घर मौजूद हैं और बिल्कुल बाहिफाजत हैं। आप आकर इन्हें ले जाओ और खत मेरी तरफ से लिखना, देखो फिर क्या जवाब आता है। आंटी की हिदायत के मुताबिक जलील और फैसल ने फैसल की वालदा की तरफ से लड़कियों के घर खत लिखकर रवाना कर दिया। खत मिलते ही इनके वालिद का फ़ोन आ गया कि आप उन्हें बहिफाजत अपनी तहवील में रखें, हम आ रहे हैं। बिलाखिर इनके घर वाले कराची पहुंच गए। अचानक अपने बड़ों को सामने देखकर कोमल और मोमल के रंग फक हो गए और वो फौरन दूसरे कमरे में जाकर छुप गई और अंदर से कुंडी भी चढ़ा ली।
सब ने बार बार इनकी मिन्नतें की कि दरवाज़ा खोल दो, मगर उन्होंने दरवाज़ा खोलने का नाम ना लिया। सभी परेशान थे कि अब क्या करें। चाहते थे कि शोर न मचे और मोहल्ले वाले कोई बात ना सुने। लड़कियों की वालदा ने फैसल की अम्मी को बताया कि वाकई इन बच्चियों के वालिद सौतेले हैं, मगर बुरे इंसान नहीं हैं। मैं जब बेवा हुई तो ये बच्चियां बहुत छोटी थी। उन्हीं को पालने की खातिर मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ी। सगीर नेक आदमी हैं, उन्होंने बच्चियों को बाप का प्यार दिया। उनके भी पहले से 2 बेटे हैं जो मेरी बच्चियों को सगी बहनों जैसा चाहते हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे मरहूम शोहर का भाई, जो मोमल और कोमल का सगा चचा है, वो मेरी बेटियों को सौतेले बाप के खिलाफ वर्गलाता है। वो और उसकी बहन यानी मेरी पहली नंद मेरी बच्चियों को वर्गला रहे हैं कि तुम्हारा बाप अच्छा इंसान नहीं है, तुम दोनों हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी शादियां अपने बेटों से करेंगे। लड़कियां ना पुख्ता जहन की और कम उम्र होने की वजह से इनकी बातों में आ गई। कोमल और मोमल की ये फुप्पो और चचा कराची में ही रहते थे। हालात के पेश नज़र इन बच्चियों की शादियां जब सगीर ने अपने रिश्तेदारों में तय कर दी तो किसी ने इनके चचा और फुप्पो को भी कराची इतला दी। बस उन्होंने मेरी बच्चियों को पैगाम भेजा कि तुम दोनों किसी तरह हमारे पास कराची आ जाओ, हम आगे से तुम्हें ले लेंगे। बस ये बेवकूफ़ बगैर सोचे समझे घर से निकलकर ट्रेन में बैठ गई। जिस रिश्तेदार ने नेप चचा का पता लिख कर दिया वो भी मेरे शोहर से खार रखता था। शायद इसने सही पता नहीं लिख कर दिया, तभी ये अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। अगर ये आप जैसे फरिश्ता सिर्फ लोगों के हाथों में ना आती तो न जाने कहाँ गुम हो गई होती। जब फैसल की वालदा को लड़कियों की माँ की ज़बानी असल कहानी मालूम हुई तो उन्होंने नहायत शफकत से मोमल और कोमल को समझाया और राज़ी किया कि दरवाज़ा खोलो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर तुम लोग वालदैन के साथ जाना नहीं चाहोगी तो ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा देंगे। बहुत मिन्नत समाजत के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने दरवाज़ा खोला, मगर इसके बाद भी काफ़ी समझाने के बाद वो बिला आखिर अपने वालदैन के साथ जाने पर राज़ी हुई। जिस रोज़ वो चली गई, फैसल की वालदा खुद फैसल और जलील ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सर से बला टली। जलील जब छुट्टियों में घर आया तो मुझे ये बेता सुनाकर कहा, अम्मी आप कहती थी कि मुसीबत ज़दा की मदद करना बड़ी नेकी है। बिलाशुबा ये सही है, लेकिन कभी कभार इंसान किसी बड़ी आजमाइश में भी फंस जाता है। सच शुक्र कि अल्लाह ने हमें इस आजमाइश से निकाल कर सलामत रखा और लड़कियां अपने असल वारसों से के पास पहुंच गईं। इस रोज़ अगर वो हमारे बजाय के गलत किस्म के लोगों के हाथों में चली जाती तो ज़रूर कोई अलमिया जन्म ले सकता था। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम बहनों बेटियों की हिफाजत फरमाए और उन्हें नेक हिदायत दे। मज़ीद दिलचस्प अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।